फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। योजना विश्लेषण के इस माह फरवरी माह के अंक में भारत में ऊर्जा क्षेत्र को हम देख रहे हैं और उसके दूसरे पार्ट को हम यहाँ पे देखेंगे, जिसमें से दो प्रमुख मुद्दों पर इसमें चर्चा किया गया है। पहला है ग्रीन हाइड्रोजन या राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ये ऊर्जा क्षेत्र में भारत का ये भविष्य है, इसको हम समझेंगे। काफ़ी डिटेल में ये आर्टिकल लिखा गया है, उसी तरह से हम इसको समझाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। दूसरा है ग्रामीण भारत में अक्षय ऊर्जा की संभाव्यता, अवसर और चुनौतियां। भारत में अगर देखा जाए, ग्रामीण आबादी लगभग 67% आबादी गांव में रहती है और लगभग 37% जीडीपी में उसका योगदान है। और देखा जाए तो लगभग 30 करोड़ आबादी अभी भी ऐसी है जो ग्रिड के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो ग्रामीण क्षेत्र की चुनौतियां या उनकी समस्याएं और जो अक्षय ऊर्जा का ग्रामीण क्षेत्रों में अवसर है, वो एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री बन जाते हैं। बशर्ते ध्यान है, ज़रूरत है कि इनको हमें एक साथ जोड़ने की है। तो इसी तरह से आइए अब हम शुरू करते हैं। पहला देखते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, ऊर्जा क्षेत्र में भारत का भविष्य। देखिए कि जो भी ज्ञात ईंधन के स्रोत हैं, जो कि ऑक्सीजन के साथ जल के ऊर्जा बनाते हैं, उसमें से हाइड्रोजन जो है सबसे शुद्ध क्षेत्र है और वही ऑक्सीजन के साथ जल के पानी बनाता है और कोई उत्सर्जन नहीं होता है उसमें। लेकिन हाइड्रोजन जो है यानी उत्सर्जन के साथ जो है, अगर मान लें उसको ऊर्जा उत्पादन करने में उसके द्वारा कोई उत्सर्जन नहीं होता है, चाहे उसको कंबसन के जरिए जलाइए, यानी कि ऑक्सीजन के साथ जैसे इंटरनल कंबसन इंजन में जलाया जाता है, या फ्यूल सेल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल होता है, उस तरह से भी अगर आप करिए, दोनों तरीके से केवल वो पानी बनता है और पानी कोई जो है ग्रीन हाउस गैस तो है नहीं, ठीक है। तो ऐसे में ये बहुत स्वच्छ ऊर्जा है जलाने को लेकर या उपयोग करने को लेकर। लेकिन ये अपने इस्तेमाल को लेकर इसके अलग अलग जो है रूप होते हैं। अगर ये जीवाश्म ईंधनों से, कोयले आदि से बनाया जाता है तो ये ब्लैक हाइड्रोजन हो जाता है। अगर ये जैसे जीवाश्म गैस जो है कह सकते हैं नेचुरल गैस, या जैसे कह सकते हो मीथेन आदि से बनाया जाता है और जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग किया जाता है तो उसे ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता है। ऐसा हाइड्रोजन जो कि पानी का उपयोग करके यानी वाटर का उपयोग करके और ग्रीन एनर्जी का उपयोग करके बनाया जाए या रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करके बनाया जाए, उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं और एक्चुअल में वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। और उसको लेकर भारत में काफ़ी अपार संभावनाएं हैं। भारत सरकार ने 2023 में राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के नाम से एक परियोजना शुरू की है, जिसका लक्ष्य क्या है कि 2047 तक हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएं और बाकी 2070 तक जो हमारा नेट जीरो का लक्ष्य है उसमें भी मिल जाए और 2047 तक हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएं। यानी जो अपने हम जीवाश्म ईंधनों का लगभग खासतौर से पेट्रोलियम का जो 85% तक हम आयात करते हैं, वो कम से कम आयात करना बंद कर दें और लक्ष्य तो निर्यात करने तक का भी है। तो आइए चलिए देखते हैं, इसके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, भारत ने सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पार कर लिया है। पेरिस समझौते के लिए जो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन या गोल हमारा था, उसको हमने 2022 में ही हमने प्राप्त कर लिया है। अब देश ने अपना लक्ष्य बढ़ा दिया है और क्या ध्यान है कि 2047 तक हम ऊर्जा स्वतंत्रता हो जाए, यानी कि ऊर्जा के लिए हम किसी और देश पे आयात पे निर्भर न रहें। साथ ही साथ 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन भी हासिल करने का एक दीर्घकालिक हमारी महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। इस दिशा में ग्रीन हाइड्रोजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जो स्वच्छ ऊर्जा समाधान के रूप में भारत को नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में वैश्विक नेता बना सकता है। क्यों? क्योंकि भारत के पास प्रचुर मात्रा में नवीकरणीय संसाधन है जो घरेलू ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं और वैश्विक ग्रीन हाइड्रोजन आपूर्ति में भी एक अनूठा अवसर पैदा कर सकते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा सा अगर हम बता दें, पहले देखते हैं आगे क्या है राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो शुरू किया गया था 4 जनवरी 2023 को शुरू किया गया था। पहले ग्रीन हाइड्रोजन आपने सुना है, तो ग्रीन हाइड्रोजन है तो यानी हाइड्रोजन ग्रीन हो ऐसा कुछ नहीं होता है। हाइड्रोजन जैसे अभी जो हम ग्रीन एनर्जी जो कहते हैं, उसको वो कहते हैं जिसके जलाने के बाद या जिसके उपयोग करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता, तो उसे हम ग्रीन एनर्जी बोल देते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी बोल देते हैं, अक्षय ऊर्जा बोल देते हैं, जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी भी है, सोलर है, वाटर है, ये सब ग्रीन एनर्जी के रूप में वो आता है। हाइड्रोजन को जलाने के रूप में कोई कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता है। क्यों?
क्योंकि हाइड्रोजन जल के ऑक्सीजन के साथ जल के क्या बना देता है, पानी बनाता है, और उसका कोई भी जो है नॉर्मली कोई भी उसका जो है कार्बन डाइऑक्साइड का कोई जो है फुटप्रिंट नहीं होता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जिस प्रक्रिया के द्वारा हाइड्रोजन इतना हल्का गैस है कि ये प्रकृति में नहीं पाया जाता। हालांकि कुछ धरती के अंदर हाइड्रोजन पाया जाता है नेचुरल रूप से, जिसे व्हाइट हाइड्रोजन कहते हैं, और उसकी खोज हो रही है, लेकिन वो थोड़ा अलग है, कहीं किस्मत वालों को मिल जाती होगी। वैसे जो हाइड्रोजन अभी हम जो यूज करते हैं हाइड्रोजन गैस, वह नेचर में रही इतना वो ज़्यादा एक्टिव है कि वो रही नहीं पाती है इतना ज़्यादा, तो वो कहीं ना कहीं उसको हमें अलग से तैयार करना पड़ता है, किसी पदार्थ को तोड़ ताड़ के हाइड्रोजन को निकालना पड़ता है। अब हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए जो है जिसमें हाइड्रोकार्बन है उनको ब्रेक करके निकालना आसान होता है। अब उसको अगर हम जो है कोयले से भी निकाला जा सकता है, कोयले से पहले मीथेन बनाओ और वो करो तो वो ब्लैक कार्बन हो जाता है, तो जो इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। ग्रे हाइड्रोजन ये है कि जो मीथेन आदि गैसेस हैं, जो है जीवाश्म गैसेस हैं, नेचुरल गैसेस जिसे कहा जाता है, उनको उनका इलेक्ट्रोलाइसिस करके उनसे हाइड्रोजन निकाला जाता है, जिसे ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता है। जो कि अभी जितना भी हम हाइड्रोजन उपयोग करते हैं वो उसमें से ज़्यादातर ग्रे हाइड्रोजन ही है, और वो काफ़ी महंगा है। भारत भी लगभग 50 लाख टन ग्रे हाइड्रोजन 5 मिलियन टन या 50 लाख टन ग्रे हाइड्रोजन हम भी इस्तेमाल करते हैं। तो जो उसका उपयोग में तो नहीं उत्सर्जन है, लेकिन उत्पादन में तो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल ही रहा। और ऐसे में सरकार का लक्ष्य है कि सरकार क्या दुनिया का लक्ष्य है कि ग्रीन हाइड्रोजन वो ऐसा हाइड्रोजन, ऐसे सोर्स, ऐसे जरिए से हाइड्रोजन निकालना है जिसमें उत्सर्जन न के बराबर हो। उसके लिए क्या है कि पानी के जरिए, इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए पानी को तोड़ दो तो ऑक्सीजन निकल जाएगा और पानी हो जाएगा। और साथ ही साथ जो ऊर्जा प्रयोग करो वो भी रिन्यूएबल करो, यानी सोलर से कर दो, वाटर कर दो, और सी चीज़ों से कर दो। लेकिन अगर न्यूक्लियर करोगे तो फिर वो रेड हाइड्रोजन हो जाएगी। तो न्यूक्लियर छोड़ के बाकी जो भी रिन्यूएबल एनर्जी है उसका प्रयोग करके अगर आप हाइड्रोजन को पानी से अलग करते हैं तो उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है, जिसका उत्सर्जन फुटप्रिंट लगभग जीरो है। लगभग जीरो माने प्लांट आदि लगाने में भले हो तो लगभग जीरो हो जाता है। और यही लक्ष्य को लेकर कि इसी ग्रीन हाइड्रोजन को, जो कि ऊर्जा का बहुत ही स्वच्छ फॉर्म है, उसको लेकर हमें करना है। लेकिन इसमें चुनौती भी है। अभी अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोलाइसिस करके अगर पानी से हाइड्रोजन बनाओगे तो 1 किलोग्राम हाइड्रोजन को बनाने में लगभग 30 से 35 यूनिट बिजली लगती है, यानी 5 से 7 रुपये अगर देखा जाए हमारे यहाँ पे जो है तो भी करीब 150 से 200 रुपये तो उसको बिजली उसके हाइड्रोजन को बनाने में ही लग जाएगी। अमेरिका आदि में तो बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है। उन्हीं मुश्किल को हल करने के लिए राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया है। देखिए, राष्ट्रीय हरित ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, हरित हाइड्रोजन मिशन को भारत सरकार द्वारा 4 जनवरी 2023 को 19,744 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शुरू किया गया है। यह इनिशियल है, इससे में और भी वृद्धि हो सकती है। यह एक व्यापक पहल है जो भारत में एक मजबूत ग्रीन हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र को बनाने के लिए डिजाइन की गई है। इस उभरते क्षेत्र में अवसरों और चुनौतियों का भी समाधान ये करती है। जैसे मैंने बता दिया कि ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, और इसके जरिए जो है हम दूरस्थ इसका इस्तेमाल जो है बिजली उत्पादन जैसे हम उन क्षेत्रों में उपयोग कर सकते हैं, जैसे उद्योग है, परिवहन है, बिजली उत्पादन है, जहाँ पे डिकार्बनाइजेशन करना थोड़ा मुश्किल है। उनके लिए जैसे अभी हम ईवी तो ला रहे हैं, लेकिन ईवी के लिए भी हम बिजली भी चाहिए, तो अभी ज़्यादातर हम जो है कार्बन उस पर ही हैं, क्योंकि अन्य नवीकरण ऊर्जा क्षेत्रों की अपनी समस्याएं हैं और ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये ऐसे क्षेत्रों को, या बहुत सारे उद्योग धंधे हैं जिनमें हम जो है बिजली हम कार्बन का इस्तेमाल करते हैं, तो उन क्षेत्रों को भी ये डीकार्बनाइज या कार्बन मुक्त करने की इसमें असीम संभावना है। और साथ ही साथ ये दूरस्थ क्षेत्रों में भी ऊर्जा आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकता है। जैसे ईवी अभी चला रहे हो तो उसके लिए आपको जो है चार्जिंग स्टेशन लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन से काम चल जाए तो जो उसका फ्यूल सेल है वो गैस भरते जाओ और चलते जाएगा। यानी जैसे आपका सीएनजी काम करता है, सीएनजी तो कंबसन होता है, उस तरीके से भी आती है, लेकिन और एडवांस तरीका है फ्यूल सेल। उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन से जो है एक फ्यूल सेल के जरिए बिजली बनती है जो मोटर चला देती है, और बाकी पानी गिर जाता है तो केवल हाइड्रोजन भराने की ज़रूरत पड़ती है। वायुमंडल में जो ऑक्सीजन ढेर सारी मात्रा में वो उसका इस्तेमाल कर लेती है। तो इस तरह से जो है हम अपने को उन क्षेत्रों में भी इसको उपयोग कर सकते हैं जहाँ पे
दूरस्थ हैं या उस तरह के ईवी आदि का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, और साथ ही ये सतत आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर भी पैदा करने की क्षमता होती है। देखिए जैसे जैसे स्वच्छ ऊर्जा की ओर वैश्विक संक्रमण बढ़ रहा है, इस क्षेत्र में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही है। ग्रीन हाइड्रोजन की उच्च लागत और मानकों की कमी जैसी चुनौतियां हैं, लेकिन तकनीकी प्रगति और नवीकरण ऊर्जा और इलेक्ट्रोलाइजर की लागत में गिरावट इसे जल्द ही लागत प्रतिस्पर्धी बना सकता है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भारत को निम्न कार्बन में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से आगे मदद करेगा, साथ ही वैश्विक तकनीकी और नीति प्रवृत्तियों के साथ मेल खाएगा। प्रधानमंत्री का यह मानना है कि चूंकि हमारे पास पेट्रोलियम उस तरह की चीज़ें नहीं थी, तो पेट्रोलियम हमारे पास नहीं थे तो हम आयात पे निर्भर थे। अभी हम शुद्ध ऊर्जा आयातक हैं। हम कहीं ना कहीं ऊर्जा सुरक्षा के लिए कई सारे देशों पर निर्भर हैं। जब सोलर और नवीकरण की ऊर्जा की बात आई तो चीन में उसमें बादशाहत हो गया, उसमें भी हमारा बस मिस कर गया। हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं उसको पकड़ने की, लेकिन सरकार ने तय रखा अपने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए कि ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में, ये वो जो नवीकरण ऊर्जा का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भारत एक बादशाहत हासिल करेगा और इस क्षेत्र में भारत को नेतृत्व करने के लिए ये योजना लाई गई है। इसके अगर हम लक्ष्यों के बारे में देख लें तो देखिए ये इस तस्वीर में है कि 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन का हमें हरित हाइड्रोजन उत्पादन करना है। यानी जितना अभी हम ग्रे हाइड्रोजन इस्तेमाल कर रहे हैं, उतना तो हमें उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है ग्रीन हाइड्रोजन से। 60 से 1000 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर स्थापित करना है, यानी कि जो पानी के जरिए ग्रीन हाइड्रोजन को बनाएगा, पानी को तोड़ के वो बनाना है। 6 लाख इसमें नौकरियां निकलेंगी। हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए 125 गीगावाट नवीकरण ऊर्जा स्थापित किया जाएगा, यानी जो नवीकरण ऊर्जा उसके इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए चाहिए वो खपत होगी, उसके लिए ये जरूरत है। संचयी रूप से इसमें 50 मिलियन मीट्रिक टन का हमको कार्बन उत्सर्जन में कमी मिल जाएगी और 8 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका लक्ष्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा समाधान के माध्यम से देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जाए। लक्ष्य वही जो अभी मैंने बताया, सारा इसमें लिखा हुआ, जो उसमें तस्वीर में था वो सब इसमें लिखा हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के विस्तार की रणनीति क्या है, तो देखिए इसमें वर्तमान में भारत प्रतिवर्ष 50 यानी 5 मिलियन मीट्रिक टन या 50 लाख मीट्रिक टन हाइड्रोजन की खपत कर रहा है, और ये मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों से प्राप्त होता है, जिसे ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता है। तो ऐसे में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहले नवीकरण बिजली का इस्तेमाल करके जैव मास या बायोमास से जो हम निकालते हैं, मीथेन निकालते हैं, जिसे बायो जो है गैस कहते हैं, उसको जो है उसके जरिए करें पहले, फिर धीरे धीरे जो है इलेक्ट्रोलिसिस से जो है और ग्रीन एनर्जी से हम इसे करना शुरू करते हैं। और जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइजर, नवीकरण ऊर्जा, इनपुट, जल आपूर्ति, भंडारण आदि का इंफ्रास्ट्रक्चर बनते जाएगा, वैसे वैसे इन क्षेत्रों में हमारे ग्रीन हाइड्रोजन और सुलभ और किफ़ायती बनता जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए रूफटॉप सोलर और छोटे हाइड्रो प्लांट, नवाचारपूर्ण विकेंद्रीकृत मॉडल तलाशने की आवश्यकता है, जिससे परिवहन आवश्यकताओं में कमी आएगी, भूमितः जल उपयोग का भी अनुकूलन होगा। ग्रीन हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव के भंडार के लिए, आपूर्ति के लिए बुनियादी ढांचा, जिसमें निर्यात सुविधा और पाइपलाइन शामिल है, ये भी विकसित करने की जरूरत है। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन की जो सबसे बड़ी एक चुनौती के रूप में अभी सामने आ रही है कि जो सीएनजी के लिए हम कंप्रेस्ड जो है टैंक बनाते हैं, उस टैंकों में भी ग्रीन हाइड्रोजन को अगर भरोगे, क्योंकि बहुत हल्की गैस होती है, तो आपको ऐसा तो है नहीं कि 1 किलो भर दोगे काम चल जाएगा। आपको ऐसे टैंक की इतने मजबूत मटेरियल की ज़रूरत है जो उसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन को उसमें ज़्यादा मात्रा में भरा जा सके और वो सुरक्षित रहे, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ही ज्वलनशील है। दुनिया में जितने भी आप जो फ्यूल देखें, उन सबसे ज़्यादा उसमें, क्योंकि हाइड्रोजन ही शुद्ध है बिल्कुल। क्रायोजेनिक इंजन में तो देख ही रहते हो, लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन प्रयोग किया जाता है। तो उस तरह से उस चीज़ को बचाने के लिए हमें बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम करने की ज़रूरत है। सरकार उसके लिए काम भी कर रही है। मोबिलिटी उद्योग जो है, जो ट्रक आदि बनाने वाली गाड़ियाँ बनाने वाली हैं, या जो सीएनजी के लिए टैंक आदि बनाने, वो सब आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। तो इस पर भी काम चल रहा है। साथ ही साथ इसको चरणबद्ध तरीके से किया गया है। पहले चरण में 2022 से 2025-26 तक है, जो इसके लिए बेसिक स्तर पे काम किया जाएगा, जिसमें स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने, ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को अपनाने के लिए प्रोत्साहन उपायों की शुरुआत की जाएगी, जिसमें रिफाइनरी, उर्वरक और सिटी गैस क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा ताकि निवेश आकर्षित किया जा सके। फिर कठिन से निकलने योग्य क्षेत्रों में ग्रीन परिवर्तन के लिए आधार तैयार किया जाएगा, जिसमें स्टील उत्पादन, लंबी दूरी की मोबिलिटी और शिपिंग के पायलट प्रोजेक्ट है, वहाँ पर चालू किया जाएगा। इसके बाद इसे बढ़ा के 26, 27 से 29, 30 के बीच में इसको ग्रीन हाइड्रोजन को रिफाइनरी और उर्वरक क्षेत्रों में जीवाश्म ईंधनों के विकल्प के मुकाबले इसका इस्तेमाल किया जाएगा।
तब स्टील, मोबिलिटी और शिपिंग क्षेत्रों में वाणिज्यिक स्तर पर ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग की परियोजनाएं लॉन्च की जाएगी। लागत, विकास और बाजार की मांग पर निर्भर करेगा। रेलवे और विमान जैसे क्षेत्रों में भी पायलट परियोजनाएं शुरू की जाएंगी और द्वितीय चरण में अनुसंधान और विकास प्रयासों का भी विकास किया जाएगा ताकि तकनीकी प्रगति और सभी क्षेत्रों में गहराई पर यानी डीप जो है डिकार्बनाइजेशन किया जा सके। इसकी सफलता के लिए बहु मंत्रालय रणनीति किया गया है, यानी जितने मंत्रालय देखें इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरण मंत्रालय ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात के लिए वित्तीय प्रोत्साहन करेगा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाएगा। ऊर्जा मंत्रालय नवीकरण ऊर्जा नीतियों और राज्य सरकारों के साथ ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देगा। पेट्रोलियम मंत्रालय रिफाइनरी और सिटी गैस वितरण में ग्रीन हाइड्रोजन अपनाने में मदद करेगा। रसायन मंत्रालय घरेलू ग्रीन अमोनिया आधारित उर्वरकों को बढ़ावा देने पर काम करेगा। और जो मंत्रालय है जैसे सड़क मंत्रालय है, भारी वाहनों में ग्रीन हाइड्रोजन को अपनाने की दिशा में ये पहल करेगा। स्टील मंत्रालय ग्रीन हाइड्रोजन को स्टील उत्पादन में लगाने का जो है मदद करेगा। पोर्ट मंत्रालय ग्रीन हाइड्रोजन को निर्यात के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा। वित्त मंत्रालय वित्तीय ढांचे का अन्वेषण करेगा और वाणिज्य मंत्रालय निवेश को आकर्षित करेगा। रेल मंत्रालय ग्रीन हाइड्रोजन को संचालन में लागू करेगा। विदेश मंत्रालय वैश्विक साझेदारी करेगा, जिस तरह से हम यूएई और अन्य देशों के साथ हम कर रहे हैं। कौशल विकास मंत्रालय कौशल कार्यक्रम बनाएगा और राज्य सरकारें ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए नीतियां बनाएंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर को लागू करेंगी। तो ये सारी राज्य स्तर पर और मंत्रालय आपस में समन्वय करेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में प्रभावी जोखिम प्रबंधन को भी करना पड़ेगा। रणनीतिक जोखिम है कि आपूर्ति श्रृंखला ब्रेक हो सकती है, इसको बनाए रखना है। प्रौद्योगिकी जोखिम है, उसको ध्यान रखना है, जिसमें विभिन्न अनुसंधान, विकास और पायलट परियोजनाओं के माध्यम से प्रौद्योगिकी निरपेक्ष वित्त पोषण अपनाया जाएगा। परियोजना जोखिम है, जल भूमि सुरक्षा चिंताओं को, संयंत्रों को अनुकूलित करके कड़े सुरक्षा मानकों के माध्यम से लागू करने की बात की जाएगी। वित्तीय और बाजार जोखिम है कि मांग स्थायी रहे, सस्ती रहे, सुलभ रहे, नवीकरण ऊर्जा और इलेक्ट्रोलाइजर की उपलब्धता बनी रहे। तो ये सब सारी चीज़ें की जाएगी जिससे कि धन जुटाने के लिए विभिन्न वित्तीय उपायों को लागू किया जा सके। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के आगे का रास्ता अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है भारत की स्थायी ऊर्जा भविष्य की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कठिन से डीकार्बनाइज क्षेत्रों को ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से कार्बन मुक्त करेगा। इसके लिए जो है नवाचार करना पड़ेगा, निवेश लाना पड़ेगा, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना होगा ताकि ग्रीन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों के विकास को तेज किया जा सके और इसके लागत घटाए जा सके, स्केल ऑफ इकॉनमी का लाभ उठाया जा सके। और इसका प्रयोग करते हुए भारत देश को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात में वैश्विक नेता बनाने की ये योजना है और इसके जरिए हम जो अपना जीवाश्म आयात कर रहे हैं उसको कम करना है और बिल्कुल 2047 तक तो कोशिश करनी है कि हमारी आयात बिल्कुल निर्भर ही न रहे। लेकिन चलो ठीक है, वो लक्ष्य है और इसके बाद जो है इसमें हम निर्यात भी करने में सक्षम हो सके। अगला जो है वो न्यूज़ है वो है कि ग्रामीण भारत में अक्षय ऊर्जा की संभावना, अवसर और चुनौतियाँ। इसमें जैसे कि ग्रामीण भारत में अगर देखा जाए तो ऊर्जा की जो चुनौती है, जो व्यवस्थित तरीके से ऊर्जा उपलब्ध होती है उसकी कई सारी चुनौतियां हैं, लेकिन वहाँ पे ही अवसर उपलब्ध हैं। ज़रूरत है उन चीज़ों को मिलाने की। तो इस लेख में बड़े अच्छे तरीके से वो समझाया गया है और सरकारें भी उस दिशा में काम कर रही है, तो उसको हम एक कर करके देखते हैं। परिचय के रूप में देखा जाए तो आज का सबसे बड़ा संकट है बढ़ते प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, जिसका समाधान अक्षय ऊर्जा में माना जाता है और इस दिशा में भारत कई सारा प्रयास कर रहा है, जैसे स्वच्छ हाइड्रोजन पर, ऊर्जा भंडारण पे, कार्बन कैप्चर जैसे समाधानों पर काम कर रहा है। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में हम पिछले 10 सालों में अच्छा प्रगति भी किए हैं। लगभग 10 सालों में 165% हमारी अक्षय ऊर्जा बढ़ी है। 2014 में जहां 76.38 गीगावाट थी, अब वो बढ़ के 2024 में 203 और अभी हाल फिलहाल में 214 गीगावाट हो गई है और हमारा लक्ष्य 2030 तक जो है 500 गीगावाट के लक्ष्य को हासिल करना है। और ये जो टोटल हमारी बिजली क्षमता उसकी 46.3% है। तो ये कुछ उपलब्धियां हैं जो हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो ग्रामीण भारत में अक्षय ऊर्जा को अपनाने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि अगर हम पाते हैं तो अभी भी हमारी आबादी जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार 67% जो है गांव में रहती है और ये जीडीपी में 37% योगदान करती है। लेकिन इन क्षेत्रों में बिजली, स्वच्छ पानी और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। 30 करोड़ ग्रामीणों की पहुंच ग्रिड से जुड़ी बिजली तक नहीं है। ग्रिड से जुड़ी मतलब इंटरकनेक्टेड, आप मान लीजिए स्थायी जो कई सारे बिजली उत्पादन संयंत्र होते हैं उससे होती है, यानी जो आप समझ लीजिए कि पावर हाउस से सीधे आप बिजली लेते हैं, वहाँ तक नहीं है। इसलिए केरोसिन, डीजल, लकड़ी से जलने वाले चूल्हे आदि पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर है, जो स्वास्थ्य और पर्यावरण इन दोनों के लिए खतरा जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बना हुआ है। ऐसे में
सौर ऊर्जा का बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने और इन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर सकता है। और सौर ऊर्जा के निर्माण लागत में भी लगभग 70% की गिरावट आई है, जिससे इसका उपयोग और तेजी से भी हो सकता है। प्रधानमंत्री ने सभी के लिए बिजली के तहत 4,745 गांव बस्तियों को बिजली देने के लिए 4,604 सौर परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की पहुंच को बढ़ाया जा सकता है। भारत में सौर ऊर्जा की ज़रूरत क्यों है? तो देखिए, हमारे खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा एक महत्वपूर्ण विकल्प उपलब्ध विकल्प है। भारत में अगर देखा जाए तो ऑन एवरेज ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 300 दिन सूर्य चमकता है, और ये बहुत ही आप कह सकते हो कि बहुत ही बेहतर ऊर्जा का स्रोत है अगर उसको सही ढंग से हार्नेस कर सके। और ये कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पे भी इसके पीछे काफ़ी लाभ हो सकते हैं। देखिए, सौर ऊर्जा की प्रकृति इस प्रकार की है कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में इसके उपयोग को आसान बनाती है। जैसे सौर प्रकाश व्यवस्था न केवल ग्रामीण उत्पादकता में सुधार कर सकती है, यानी बल्कि ये एक समाधान भी प्रदान करती है, बल्कि केरोसिन लैंप के प्रतिस्थापन करके स्वास्थ्य संबंधी खतरों में भी काफ़ी हद तक उपयोग कर सकती है। इसी तरह से सौर ऊर्जा चालित कृषि पंप, जिसके लिए प्रधानमंत्री कुसुम योजना है, उसमें अभी जो या तो डीजल से चलाया जाता है, हमारे यहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था बढ़ रही है तो लगभग उसका 67% हम भूजल से करते हैं, और उसमें भी ज़्यादातर वो है डीजल से है या तो इलेक्ट्रिक ग्रिड कनेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी से है। तो उस चीज़ को हम सोलर पंप के जरिए आसानी से बदल के किसानों की उत्पादकता में भी सुधार कर सकते हैं, उनकी ऊर्जा की जो खपत है उसको भी कम कर सकते हैं। खपत मतलब जो उनका उत्सर्जन में योगदान है उसको कम कर सकते हैं, और उनके द्वारा कुछ ऊर्जा भी जनरेट किया जा सकता है जिसका लाभ उनको मिल सकता है, वो एक एडिशनल फसल के रूप में भी उनकी भूमिका निभा सकती है। तो भारत सरकार की नवीकरण ऊर्जा में उपयोग को बढ़ावा देने की कई सारी योजनाएं चल रही है। सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना में ऑटोमेटिक रोड से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन चल रहा है जो 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन या 50 लाख टन तक हरित हाइड्रोजन उत्पादन कर रहा है। नवीकरण ऊर्जा डेवलपर को प्लग एंड प्ले आधार पर भूमि और ट्रांसमिशन प्रदान करने के लिए अल्ट्रा मेगा नवीकरण ऊर्जा परियोजनाएं चल रही है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान या PM कुसुम योजना, जिसको हम पहले पार्ट में आपको योजना के बता चुके हैं, ये चल रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है जो पिछले साल चल रहा है, यानी जो 100 यूनिट तक वाले जो लोग हैं उनको अपने घरों पर रूफटॉप लगाने की है। ये भी एक बेहतर योजना है जो 2027 तक लागू होगी। ठीक है। इसी तरह से बड़े पैमाने पर नवीकरण ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि और ट्रांसमिशन सेवा उपलब्ध कराने के लिए अल्ट्रा मेगा नवीकरण ऊर्जा पार्क स्थापित किया जा रहा है। गुजरात और तमिलनाडु के तट पर 1 गीगावाट की अपतटीय पवन ऊर्जा के लिए भी क्षमता है, उसको भी कैसे निकाला जा सके, कैसे वाइबल बनाया जा सके, इसके लिए निधि योजना को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। अब इसके साथ साथ भारत में नवीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में, विभिन्न चुनौतियां भी हैं जिनको अगर आप दूर नहीं करेंगे तो आप इसमें लाख इतनी अच्छाइयों के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे इसकी लागत बहुत ऊंची है, ऊंची लागत, भौतिक और प्राकृतिक संसाधन, मुख्य रूप से भूमि बहुत सीमित है हमारे पास। दुनिया की एक सबसे बड़ी आबादी, क्षेत्रफल, और उसमें ज़्यादातर उपजाऊ ज़मीन है जिनका इस्तेमाल आप सोलर पैनल आदि चीज़ों के लिए नहीं कर सकते, जिसके कारण 1 यूनिट की नवीकरण ऊर्जा उत्पन्न करने की लागत काफ़ी बढ़ जाती है और ये जीवाश्म ईंधनों से तुलना में काफ़ी अधिक हो जाती है। ऐसे में वो एक लागत वाला मुद्दा बना हुआ है। सौर ऊर्जा संयंत्र की विश्वसनीयता, यानी जो ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगता है तो उनको लगता है पता नहीं ये लाइट जलेगी भी कि नहीं जलेगी, और ये सब्सिडी सहायता सबके बावजूद भी ये विश्वास नहीं जम पाया है कि सौर ऊर्जा संयंत्र प्रभावी रूप से काम करेगा इंडिविजुअल लेवल पर। तो एक मुद्दा ये भी अभी बना है, क्योंकि गुणवत्ता भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, क्योंकि जब सब्सिडी आदि दी जाती है तो उसमें स्टैंडर्ड का अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता है। करप्शन तो हमारे प्रशासनिक गुणों का एक प्रशासन का एक अच्छा खासा, आप समझ लीजिए, एक कैरेक्टर ही है, और सब्सिडी प्रशासन के जरिए आती है और वो इंडस्ट्रीज़ को दी जाती है, जिसके कारण उसमें क्वालिटी और उसकी चीज़ें समस्या रहती है। खैर, तकनीकी विशेषज्ञता और बौद्धिक संपदा की कमी है, सोलर एनर्जी का हो या पवन बिजली की हो, या अभी जो इलेक्ट्रोलाइजर है हाइड्रोजन को, उसमें कहीं ना कहीं IPR पे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे हमारे यहाँ पे उतना काम नहीं हुआ है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें उत्पादित होती है तो उसकी गुणवत्ता खराब होती है या उसकी स्पर्धा करने में हम सक्षम नहीं होती हैं। साथ में अंतरायिकता की समस्या या इंटर ऑपरेबिलिटी की समस्या होती है। इसमें यह है कि
जो नवीकरण ऊर्जा है, खासतौर से सोलर और बिजली जो है पन बिजली और वायु पवन बिजली, इन तीनों की समस्या होती है कि ये हर समय उपलब्ध नहीं रहती। यानी जब सूर्य चमकेगा तभी बिजली मिलेगी, सुबह नहीं मिले, सुबह से शुरू होगा, दोपहर में ज़्यादा हो जाएगा, शाम को ख़त्म हो जाएगा, रात भर नहीं रहेगा। हवा चलेगी तो पवन बिजली मिलेगी, नहीं चलेगी तो नहीं मिलेगी। बारिश होगी तो बांध में पानी होगा तो पन बिजली मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। अब ग्रिड से जोड़ने के बाद समस्या आ जाती है कि ग्रिड को जब ज़रूरत नहीं होती तब ज़्यादा बिजली आ जाती है, जब ज़रूरत रहती है तो बिजली नहीं रहती। तो वो एक समस्या है जिसके कारण एक चीज़ आ रही है। और एक समस्या है कि बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता है, खासतौर से हाइड्रोजन उत्पादन को लेकर। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी अगर हम भविष्य की राह के बारे में कहें तो आशावादी ही हैं कि भारत ने नवीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हमने सौर, पवन, जल विद्युत, सौर ऊर्जा शामिल है और हम इसको दर्शा भी रहे हैं। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, पीएम कुसुम, पीएम सूर्य घर, सौर पीएबी मॉड्यूल के लिए पीएलआई योजना जैसी प्रथाओं ने जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम किया है और ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है। लेकिन कई चीज़ें अभी करनी बात है, जो चुनौतियाँ हैं वो गंभीर हैं और उससे कहते हैं कि उसको आपको करने के लिए आपको टेक्नोलॉजिकल स्तर पे काफ़ी करना है, आपको तकनीकी चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। और इसको लेकर जो है सरकार जो है विकसित देशों से, खासतौर से अमेरिका से या यूरोपीय देशों से और टेक्नोलॉजी आदि पर सहयोग करने की कोशिश कर रही है। जापान के साथ भी सहयोग करने की कोशिश कर रही है और पूंजी के लिए भी वो ध्यान लगा रही है कि मिडिल ईस्ट के देशों के साथ जो है पूंजी निवेश आदि किया जा सके। तो जब जैसे जैसे होता जाएगा, लागत घटती जाएगी, तो इस क्षेत्र में भारत निश्चित रूप से आगे बढ़ता जाएगा और उम्मीद करेंगे कि आगे भी बढ़ेगा। ठीक है, चलिए इस पार्ट में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में। नमस्कार, धन्यवाद।